नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं गणेश द्विवेदी जीएलसी आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे अब। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 15 नवंबर से, और जिसकी एडमिशन की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। तो जल्दी करें और एडमिशन लें। और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप 9907708855। तो फिर अपन शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। अपन शुरू करेंगे मानव पाचन तंत्र, खाना कैसे पचाते हैं अपन अपने शरीर में। ठीक है। मानव शरीर में ऊर्जा का निर्माण पोषक तत्व या पोषक पदार्थों से होता है, और पोषक पदार्थ मानव शरीर के भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। अब आपने कभी ये सोचा है कि एक भोजन को पाचन की जरूरत क्यों पड़ी, हमें पाचन की जरूरत क्यों पड़ी साहब? तो अपने पास ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे क्या हम इंस्टेंट ऊर्जा प्राप्त कर सकें। आपने मूवी देखी होगी, वही कोई मिल गया, जिसमें जादू होता है और जादू धूप में जाता है और उसे वो बोलता है कि ऊर्जा और धूप, और उसे क्या ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अपने पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाए। अब ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है कि भोजन के अंदर जो पोषक पदार्थ पाए जाते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको यह बताना है कि भोजन के अंदर जो पोषक पदार्थ पाए जाते हैं उससे हमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। अब अपन मानव ऊर्जा पोषक पदार्थ भोजन। तो मैंने आपको क्या बताया कि भोजन के अंदर जो पोषक पदार्थ पाए जाते हैं उससे ही हमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। उससे ही हमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन टूटा है किसमें? पोषक पदार्थों में। और पोषक पदार्थ टूटा है किसमें? ऊर्जा में। ये पोषक पदार्थ जो ऊर्जा में टूटे हैं इसको ही क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे ये कि ये पोषक पदार्थ हैं क्या? पोषक पदार्थ क्या हैं? तो अपन पोषक पदार्थों के बारे में आते हैं, पोषक पदार्थों के बारे में जानते हैं कि पोषक पदार्थ हैं क्या। तो आपको ये बताना है कि पोषक पदार्थ सामान्य रूप से 5 तरह के पाए जाते हैं। पहला पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पोषक पदार्थ है अपना प्रोटीन, तीसरा पोषक पदार्थ है अपना वसा, चौथा पोषक पदार्थ है अपना विटामिन, पांचवा है अपना मिनरल। लेकिन मैं आपको एक और बताता हूं, वो है अपना वाटर। वाटर भी है एक पोषक पदार्थ। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या अपने जो ये 6 के 6 पोषक पदार्थ मैंने आपको बताए हैं ये सभी आपको ऊर्जा प्राप्त करा रहे हैं क्या? कि इनमें से कुछ ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो आपको ऊर्जा प्राप्त करा रहे हैं। तो अपन आते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। वसा, प्रोटीन, चौथा मैंने बताया था आपको क्या? विटामिन। मिनरल्स, छठवां बताया था वाटर। अब ये 3 ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमें ऊर्जा प्राप्त कराते हैं, और ये वाले 3 ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमें बीमारी से बचाते हैं तथा हमारे शरीर के विकास में मदद करते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये वाले पोषक पदार्थ कौन से हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, और तीसरा क्या है? प्रोटीन। ये ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमें ऊर्जा प्राप्त कराते हैं, ऊर्जा देते हैं। और ये 3 ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमारी शरीर का विकास करते हैं। ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। क्षमता को बढ़ाते
बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी कैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कैसे होते हैं ये सभी के सभी कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का मतलब है कि ये जलते हैं, जल जाते हैं। आपको बता रहा हूं, पोषक पदार्थ या पोषक तत्व। तो आपको बताया मैंने कि 3 ऐसे पोषक पदार्थ बताए थे। पहला वाला बताया था कार्बोहाइड्रेट मैंने, दूसरा वाला बताया था मैंने क्या आपको, वसा, ठीक है, और तीसरा वाला मैंने आपको बताया था प्रोटीन, चौथा मैंने आपको बताया था क्या, विटामिन, पांचवा मैंने आपको बताया था मिनरल, और छठा मैंने बताया था आपको क्या, वाटर। ये ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमें ऊर्जा प्राप्त कराते हैं, और 3 ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमें क्या, बीमारियों से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। अब आते हैं कि ये बीमारियों से क्या बचाते हैं। तो आपने सुना होगा कि हमें विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो गया है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। विटामिन ए की कमी से हमें हो गया है रतौंधी रोग, ठीक है। विटामिन B7 की कमी से हमें बाल झड़ने लग जाते हैं हमारे, ठीक है। विटामिन सी की कमी से हमें क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। सी की कमी से नहीं, सॉरी, डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से हमें क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से हो जाता है हमें स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से हो रही हैं, ये 3 ऐसे ये पोषक पदार्थ हैं जिनसे हमें क्या हो रही हैं, ये बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, बीमारियां हो रही हैं। और अब मैंने आपको बताया था कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कार्बन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि कार्बन क्या होता है कि जल जाता है कार्बन। कोयले में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। हीरे में क्या पाया जाता है, कार्बन। लेकिन हीरे में कार्बन की मात्रा जो होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, तो वो जल नहीं सकता। जिस दिन कार्बन की मात्रा फिक्स्ड नहीं होगी उस दिन वो भी जल जाएगा। तो ये क्या होते हैं कि ये जल जाते हैं, और जल के क्या करते हैं, ये जल जाते हैं, और ये जलकर क्या कराते हैं, हमें ऊर्जा प्राप्त कराते हैं जलकर। और बायोलॉजी की भाषा में जलने को क्या बोला गया है, ऑक्सीकरण बोला गया है। क्या बोला गया है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोला गया है। और ये ऊर्जा को मापने के लिए कैसे ऊर्जा मापेंगे अपन, कैलोरी के रूप में ऊर्जा मापेंगे अपन, कैलोरी के रूप में, ठीक है। आया समझ आपको इतना अभी। अब अपन पढ़ते हैं आगे कि ये अपन ने कैलोरी के रूप में कैसे नापेंगे। कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज पाई जाती हैं, प्रोटीन में कितनी पाई जाएंगी, वसा में कितनी पाई जाएंगी। अब आएंगे 1 ग्राम फैट में 9.0 कैलोरी, ठीक है, 4.2 कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी पाई जाएंगी, 4 कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाएंगी 4.2 कैलोरीज, और 1 ग्राम फैट में पाई जाएंगी 9 कैलोरीज, और 1 ग्राम प्रोटीन में पाई जाएंगी कितनी, 4 कैलोरीज, ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक जो ऊर्जा प्राप्त कराएगा, तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त कराएगा मानव शरीर में जो कराता है, ठीक है। और फैट तो ये समझते ही हो आप, मोटापा, चर्बी। सबसे अधिक ऊर्जा किससे बनती है, सबसे अधिक ऊर्जा बनेगी जो वो बनती है इससे,
क्योंकि ये देर तक चलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे चलेगा ये। एक बड़ा पत्थर लो, एक छोटा पत्थर लो, बड़े पत्थर को तोड़ोगे तो ज्यादा टुकड़े होंगे छोटे पत्थर के मुकाबले। तो ये आपको नोट कर लेना है, ये लिख लीजिए आप इसको। कार्बोहाइड्रेट के बारे में और बताएं तो मैं आपको कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से ही होता है, पहला पॉइंट। कार्बोहाइड्रेट से होता है मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण। ठीक है, अब आते हैं अपन किसके ऊपर, ये ऊर्जा बन कैसे जाती है, क्या ऐसा जरिया है जिससे ये ऊर्जा प्राप्त होती है? तो अपन ये लिया अपन ने पोषक तत्व, ये है पोषक तत्व। पोषक तत्व, पोषक तत्व, और ये है ऊर्जा। अब ये है इसको ध्यान से देखना, एंजाइम की क्रिया। ये एंजाइम की क्रिया हो रही है साहब, तभी हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है पोषक तत्व में। ठीक है, ये पोषक तत्व है और ये हो रही है एंजाइम की क्रिया, इसी से हमें क्या ऊर्जा प्राप्त हो रही है? एंजाइम की क्रिया, इसी से हमें क्या ऊर्जा प्राप्त हो रही है। एंजाइम क्या करता है? पोषक पदार्थों को, एंजाइम क्या करता है? पोषक पदार्थों को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। एंजाइम छोटे छोटे फॉर्म में क्या करता है? तोड़ने का काम करता है एंजाइम। ठीक है, पोषक या भारी तत्वों को छोटे छोटे फॉर्म में ये क्या कर देता है? तोड़ देता है। मैंने आपको बताया कि बड़ा पत्थर लो, छोटा पत्थर लो, टूटेंगे कौन से सबसे ज्यादा? बड़े पत्थर। अब ऐसे ही अपन इसको देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में टूटता है, प्रोटीन किस फॉर्म में टूटता है, वसा किस फॉर्म में टूटता है। इसके आगे अपन यही देखेंगे, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कि ये एंजाइम का थोड़ी सा और। तो एंजाइम का मैंने बताया कि एंजाइम का क्या करता है, ये छोटे छोटे फॉर्म में क्या कर देता है? तोड़ देता है। एंजाइम कुछ इस तरह का दिखता है। इसको बोला जाता है साहब सक्रिय भाग, और इसको बोला जाता है साहब उदासीन भाग। ठीक है, ये क्या है? अपना एंजाइम है, इसको ध्यान से देखना, नोट कर लेना इसको। क्या है ये है सक्रिय भाग अपना, और ये है उदासीन भाग। क्या है अपना? फिर से बोलो, ये क्या है? सक्रिय भाग, और ये क्या है? उदासीन भाग। एक बार और बोलो, ये है सक्रिय भाग और ये क्या है? उदासीन भाग। ठीक है, अब इस सक्रिय भाग को क्या बोलते हैं? इस सक्रिय भाग को बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एक बार और बोलो, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम बोलते हैं। और इस उदासीन भाग को क्या बोलते हैं साहब? होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। एक बार और बोलो, क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम बोलते हैं। ये क्या है? अपना एंजाइम है, एंजाइम है अपना ये। एंजाइम के जो ऊपर वाले भाग को बोला जाता है वो बोला जाता है सक्रिय भाग, नीचे वाले भाग को बोला जाता है उदासीन भाग। ठीक है, मेन जो कार्य होता है एंजाइम का वो सक्रिय भाग का होता है, उदासीन भाग बस जगह भरने का कार्य करता है साहब। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं सक्रिय भाग। पेपर में आएगा कि एंजाइम के सक्रिय भाग को क्या कहा जाता है? एंजाइम के सक्रिय भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम के उदासीन भाग को क्या कहा जाता है? एंजाइम के उदासीन भाग को होलो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलो एंजाइम।
क्या, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब अपन आते हैं कार्बोहाइड्रेट। अपन ने दूसरा लिया क्या, ये है पहला, ये दूसरा लिया अपन ने। प्रोटीन, ये तीसरा लिया अपन ने। वसा यानी कि फैट। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है साहब, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा अपना किस में, कार्बोहाइड्रेट टूटता है अपना ग्लूकोज में साहब। किस में टूटेगा, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में टूटता है साहब। ठीक है, ग्लूकोज में टूटता है क्या अपना ये कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं अपन की साहब ये प्रोटीन किस में टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा अपना पेप्टोन में। प्रोटीन टूटता है अपना सबसे पहले किस में, पेप्टोन में, फिर टूटेगा ये पॉलीपेप्टोन में, फिर टूटेगा ये ना ये पॉलीपेप्टोन में। उसके बाद साहब ये टूटेगा किस में, ये टूटेगा उसके बाद टूटेगा ये अपना अमीनो एसिड में। किस में टूटेगा ये, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड बहुत महत्वपूर्ण है साहब, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको देखो, कार्बोहाइड्रेट किस में टूट रहा है, ग्लूकोज में टूट रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला, C6H12O6। एक बार और देख लो, इसका फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज को अपन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा अपने ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। प्रोटीन को अपन ने तोड़ा पेप्टोन में, उसके बाद तोड़ा अपन ने पॉलीपेप्टोन में, उसके बाद तोड़ा अमीनो एसिड में। ठीक है, अब आते हैं बसा। बसा किस में टूटेगा साहब, बसा टूटेगा अपना सबसे पहले किस में, ग्लिसरीन में। किस में टूटेगा अपना बसा, बसा टूटेगा अपना ग्लिसरीन में टूटेगा बसा। उसके बाद किस में टूटेगा, उसके बाद टूटेगा वाशीय अम्ल में साहब, वाशीय अम्ल में। उसके बाद टूटेगा वाशीय अम्ल में। ठीक है, अब आते हैं अपन साहब अमीनो एसिड के ऊपर कि ये अमीनो एसिड, ठीक है, ये अमीनो एसिड वही अमीनो एसिड है साहब जो किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। किस में, डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, और ये अमीनो एसिड वही है साहब जो राइबोसोम में भी पाया जाता है। किसमें, राइबोसोम में भी पाया जाता है। ठीक है, और ये अमीनो एसिड वही है जो किसमें, हार्मोन्स में भी पाया जाता है। किसमें, हार्मोन्स में भी पाया जाता है। और ये अमीनो एसिड वही है जो केंद्रक में भी पाया जाता है, केंद्रक में भी पाया जाता है। ठीक है, अब आप एक बार और रिपीट करेंगे मेरे साथ, कार्बोहाइड्रेट किस में टूट रहा है, ग्लूकोज में। C6H12O6 किस में टूट रहा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, C6H12O6। प्रोटीन किस में टूटेगा, पेप्टोन में टूटेगा, उसके बाद टूटेगा पॉलीपेप्टोन में। प्रोटीन किस में टूट रहा है, पेप्टोन में, उसके बाद पॉलीपेप्टोन में। पॉलीपेप्टोन किस में टूट रहा है, पॉलीपेप्टोन टूटेगा अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में किस में टूट रहा है, अमीनो एसिड में। और ये अमीनो एसिड वही अमीनो एसिड है जो डीएनए में भी पाया जाता है, राइबोसोम में भी पाया जाता है, हार्मोन्स में भी पाया जाता है और केंद्रक में भी पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपन वसा के ऊपर यानी कि फैट। फैट किस में टूट रहा है, ग्लिसरीन में। ग्लिसरीन में टूट रहा है फैट। फैट ग्लिसरीन के बाद टूटेगा किसमें, वाशीय अम्ल में फैट टूट रहा है। किसमें, वाशीय अम्ल में। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब आते हैं अपन कि आकार में सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो आकार में सबसे बड़ा होगा अपना क्या, प्रोटीन। आकार में सबसे बड़ा क्या होगा, अब ये देखो,
आप ही बताओ कि आकार में सबसे बड़ा क्या होगा। आकार में सबसे बड़ा होगा पहले नंबर पे प्रोटीन, ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या होगा, वसा, और तीसरे नंबर पे होगा कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे कोई पूछे कि आकार में सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो आपको यह बताना है कि आकार में सबसे बड़ा होगा प्रोटीन, उसके बाद होगा वसा, ठीक है, और उसके बाद होगा कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा साहब, ठीक है। आपको यह बताना है कि आकार में सबसे बड़ा कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट। अब ये बताओ सबसे जल्दी अपने शरीर में ऊर्जा क्या प्राप्त करा दे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की वसा, सबसे जल्दी। तो सबसे जल्दी ऊर्जा हमें क्या प्राप्त कराएगा, कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त कराएगा हमें। और अगर बताया जाए कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्राप्त कराता है, इसमें तो कार्बोहाइड्रेट कराता है मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा, ठीक है। अब और प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। इसको नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। सभी पोषक तत्व ये बता दिया है मैंने, ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। सभी पोषक तत्व के ऊर्जा नहीं देते। तीन ऐसे पोषक तत्व हैं, क्या है, तीन ऐसे पोषक तत्व हैं जो पोषक पदार्थ हैं जो जलकर ऊर्जा प्राप्त कराते हैं। ये बताया मैंने कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा क्या है, वसा है अपना, तीसरा क्या है, प्रोटीन है अपना, ठीक है। ये बता दिया मैंने। तीन ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा देंगे तथा तीन ऐसे हमारे शरीर का विकास करेंगे तथा बीमारियों से बचाएंगे। ये बताया मैंने कौन कौन से हैं, मिनरल है और विटामिन है और अपना क्या है, वाटर है। बताया मैंने आपको, मिनरल है, विटामिन है और वाटर है। ये तीन मैंने आपको बताए हैं कि ये ऐसे तत्व हैं, इसको नोट कर लेना। हमारे शरीर में सभी पोषक पदार्थ कार्बनिक है, ये बताया मैंने आपको। कार्बनिक का मतलब क्या होता है, कार्बनिक का मतलब क्या होता है, ये बताया मैंने आपको कि कार्बन मतलब होता है, कोयले में क्या पाया जाता है, कार्बन, मतलब जल जाता है। और जलने को बायोलॉजी में क्या बोला गया है, ऑक्सीकरण बोला गया है। क्या बोला गया है, ऑक्सीकरण बोला गया है बायोलॉजी में, ठीक है। अब ये जल के क्या ऑक्सीकरण कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है। इस ऊर्जा को हम कैसे मापेंगे, तो इस ऊर्जा को हम कैलोरी के रूप में मापते हैं। कैसे मापते हैं, कैलोरी के रूप में। सभी पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं और इनको जलाने पर या ऑक्सीकरण करने पर ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा कैलोरी के रूप में बनेगी। ये बताया मैंने आपको अभी, ये यहां पे ये बताया, ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण कार्बोहाइड्रेट से होता है, ये भी अभी जस्ट बताया मैंने। सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। एंजाइम के बारे में भी बताया मैंने आपको कि एंजाइम क्या है। एंजाइम के बारे में भी बताया मैंने आपको, ठीक है। एंजाइम पोषक पदार्थों को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ता तथा उससे ऊर्जा का निर्माण कराता है। एंजाइम का कार्य क्या होता है, उसे तोड़ने का कार्य होता है और उससे क्या करता है कि ऊर्जा निकालता है। उससे क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। अब आते हैं अपन मानव शरीर के ऊपर, मुख्य रूप से पढ़ेंगे अपन मानव पाचन तंत्र जो है, अभी स्टार्ट करेंगे अपन यहां से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
अब अपन आते हैं इस पे, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मुख गुहा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मुख गुहा बोला जाता है। अब इसको क्या बोला जाता है? इसको अपन क्या सामान्य भाषा में बोलते हैं? कंठ, टेटुआ, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं, ग्रसनी, ग्रसनी। और इसको क्या बोलेंगे? ये है अपनी ग्रास नली, ग्रास नली। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? ग्रास नली बोलेंगे। ये है अपनी ग्रसनी, इसको बोलेंगे अपन मुख गुहा। ठीक है, अब ये क्या है साहब? ये है अपना लीवर। क्या है अपना? ये है लीवर। और ये है अपना अमाशय, और ये है अपना अग्नाशय। क्या है साहब? ये अपना अग्नाशय। और अब आते हैं अपन इसके ऊपर, ये क्या है अपना? ये है अपना बड़ी आंत। नाम है इसका बड़ी, लेकिन है ये छोटी। क्या है ये? बड़ी आंत। ठीक है, और इसको ये है छोटी आंत। छोटी आंत कहां जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है साहब, ये देखना, ये डुडेनम यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से। ये बड़ी आंत से नहीं जुड़ी है। यहां पे ध्यान से देखना कि ये जुड़ी हुई है यहां से निकली हुई है। ठीक है, और इसको ही बोलेंगे अपन क्या? ग्रहणी बोलेंगे, ग्रहणी, या फिर बोलेंगे डुडेनम। क्या बोलेंगे? डुडेनम, डुडेनम, डुडेनम। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन साहब क्या? जुजेनम। इसको बोलेंगे जुजेनम। और इस ग्रीन वाले को क्या बोलेंगे? इलियम। इसको बोलेंगे अपन इलियम। क्या बोलेंगे अपन इसको? इलियम। अब ये है अपना मानव का शरीर, जो मानव की क्रिया होती है। ठीक है, यहां से मुख गुहा इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रसनी यानी कंठ। ठीक है, ये टेटुआ, ये है ये वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे अपन। ठीक है, दूसरा आता है ग्रास नली, ये है अपनी ग्रास नली। तीसरा आता है अपना क्या? लीवर, ये लीवर यहां उपस्थित है। ठीक है, अब आते हैं, यह है अपना अमाशय। भोजन यहां आया, अमाशय ने अपनी रासायनिक क्रिया करी साहब। रासायनिक क्रिया क्या करी? रासायनिक क्रिया करी। रासायनिक क्रिया करने के बाद ये कहां गया? ये गया डुडेनम में, ग्रहणी में। डुडेनम में जाने के बाद गया जुजेनम में, जुजेनम में जाने के बाद गया इलियम में, इलियम में जाने के बाद ये गया बड़ी आंत में, बड़ी आंत से ये है मलद्वार, ये मलद्वार के द्वारा बाहर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया? बाहर हो गया। अब आते हैं साहब कि क्या यकृत यानी कि लीवर, मैंने बनाया था यहां पे यकृत। ठीक है, यकृत बनाया था मैंने ये, और यहां बनाया था मैंने क्या? अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय। अब आपको ये बताऊं कि क्या यकृत या फिर अग्नाशय, ये आहार नाल का भाग है? तो आपको यह बताना है कि यकृत और अग्नाशय आहार नाल का भाग नहीं है, आहार नाल का भाग नहीं है, लेकिन इन्हें क्या बोला जाता है? संबंध पाचन ग्रंथियां बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? संबंध पाचन ग्रंथियां। ये क्या सहायता करती हैं पाचन करने में? आहार नाल का भाग नहीं है, लेकिन इनको क्या बोला जाता है? कि संबंध पाचन ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये बताओ। अब आहार नाल का सबसे बड़ा भाग मैंने आपको बताया था कि आहार नाल का जो सबसे बड़ा भाग है वो यहां है, यहां उपस्थित है छोटी आंत। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि इस छोटी आंत में कौन सा बड़ा भाग है जो आहार नाल का सबसे बड़ा, तो आपको ये बताना है क्या है? डुडेनम। क्या है? डुडेनम।
क्या है? डुडेनम। ठीक है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या है? डुडेनम। आहार नाल का सबसे छोटा भाग क्या है? तो आपको क्या बताना है कि ये जो टेंटुआ है साहब, ये ग्रसनी, ये क्या है? आहार नाल का सबसे छोटा भाग है। ये देखने में लग रहा है ये बड़ा है, इतना सा बिल्कुल ये। ठीक है, आहार नल का सबसे छोटा भाग क्या है? ग्रसनी। आहार नल का सबसे बड़ा भाग क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत में क्या है? डुडेनम। क्या है छोटी आंत में? डुडेनम। और आहार नाल का जो सबसे मुख्य अंग माना जाता है वो किसको माना जाता है? सबसे मुख्य अंग अगर माने तो अब सबसे मुख्य अंग किसको मानेंगे अपन? आहार नल का जो सबसे मुख्य अंग माना जाता है, ये भोजन गया, ये है अमाशय को माना जाता है। अमाशय को आहार नाल का सबसे मुख्य अंग किसको मानेंगे अपन? अमाशय को। ये भोजन गया यहाँ पे और भोजन ने क्या किया? रासायनिक क्रिया, क्योंकि अमाशय में क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक क्रिया। इसीलिए आहार नाल का सबसे मुख्य अंग किसको माना गया है? आहार नाल का सबसे मुख्य अंग माना गया है किसको? अमाशय को माना गया है। ठीक है, अमाशय को क्या माना गया है? अमाशय को माना गया है। अब आते हैं अपन पढ़ेंगे अब क्या? संबंध पाचन ग्रंथियों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बारे में अपन फिर शुरू करेंगे मुख गुहा वगैरह, ये आहार नाल का जो हिस्सा है। तो संबंध पाचन ग्रंथियां अपन कल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।